द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू फर्म्स। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा इंटरनेशनल बिजनेस का बेनिफिट नहीं है जो फर्म्स को होता है, राइट? हमारा पहला ऑप्शन है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट्स। सी, हम सबको पता होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है इट इज मोर प्रॉफिटेबल देन डोमेस्टिक बिजनेस, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे इंडिया में सपोज कि राजस्थान साइड में जो भी आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं, राइट, जो भी पेंटिंग्स या क्रिएटिविटीज होती है, अब हमारी तो वो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, उतनी वैल्यूएबल नहीं है, बट वही पेंटिंग्स अगर आप बाहर की कंट्रीज में बेचोगे तो उनके लिए वो बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, उसकी आपको अच्छी खासी कीमत मिलती है, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो इन दैट केस जो भी बिजनेस फर्म्स होती हैं उनका जो प्रॉफिट अर्न करने का जो प्रोस्पेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बिकॉज मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल है कि राजस्थान में जो भी आर्टिस्टिक वर्क्स होते हैं इंडिया में भले उनकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है, बट जब वही पेंटिंग्स लेके, वही आर्टिस्टिक वर्क्स लेके आप उसको बाहर बेचोगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे, तो आपको उसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी, ठीक है? तो बिजनेस कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स, राइट, एज कम्पेयर टू होम कंट्री। बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जो फॉरेन कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, कीमती होते हैं एज कम्पेयर टू आवर होम कंट्री। कि हमारे लिए वो जो भी चीज़ें वहाँ बन रही है उतनी कीमती नहीं है, हमारी तो नॉर्मल चीज़ें हाँ हमारे कंट्री में बन रही है, हम कभी भी खरीद सकते हैं, राइट? बट उनके लिए वो यूनिक चीज़ है, वो एक स्पेशल चीज़ है, तो उनकी जो कीमत होती है उसको तो उस चीज़ के लिए आपको अच्छी खासी कीमत मिलती है, अच्छी खासी प्राइस मिलती है, राइट? तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होता है हायर प्रॉफिट्स अर्न करने का, दैट इज मोर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट? तो पहला चीज़ तो ये होगा, तो ये आपका एक बेनिफिट है जो फर्म्स को मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस करने से, कि वो हायर प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, बिकॉज फर्म्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस इन द फॉरेन कंट्रीज एज कम्पेयर टू होम कंट्री। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन है आपका इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब एक सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कॉन्सेप्ट इस चीज़ को। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन की कैपेसिटी है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, राइट? उस मशीन की कैपेसिटी है कि वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। बट सिंस सपोज कि इंटरनेशनल बिजनेस का सिस्टम नहीं है, ठीक है, अभी हम सिर्फ बिजनेस करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, मीन्स हम जो भी गुड्स बनाते हैं वो हम सिर्फ अपनी कंट्री के लिए ही बनाते हैं, राइट? तो इन दैट केस मेरे पास जो मशीन है उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स है और मेरे कंट्री में जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो सिर्फ 70 यूनिट्स की है, राइट? ठीक है, अब सिंस हम इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतने ही गुड्स बनाएंगे, बट मेरी मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट्स बनाने की है, राइट? तो यहाँ पे मैं अपने मशीन को अंडर यूटिलाइज कर रही हूँ, राइट? बट वहीं पे अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, मीन्स अगर आप अपने गुड्स को अपने कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी सेल करते हो, तो यहाँ पे आप अपने जो भी आपके पास मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स, उसको आप अप टू द फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे आप इस मशीन से पूरे के पूरे 100 यूनिट्स भी बनाते हो तो इन दैट केस जितने डिमांड आपके कंट्री में उतनी अपने कंट्री में बेचो, बाकी की आप एक्सपोर्ट कर दो 30 यूनिट्स बाहर के कंट्रीज में, राइट? तो यहाँ पे जो आपका मशीन है वो आपका फुल यूटिलाइज हो रहा है, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी जो भी फर्म्स होती हैं वो अपने इस सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाती है, ठीक है? यहाँ पे आप बिंदास होकर अपने 100 यूनिट्स बनाओ, अपने जो भी आपके पास जो भी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आप उसको फुल यूटिलाइज करो, गुड्स को प्रोड्यूस करो, सर्विसेज को प्रोड्यूस करो और उसको आप बाहर की कंट्रीज में इंटरनेशनल मार्केट में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आप अपने कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है? इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती है और आप इंटरनेशनल बिजनेस में इंगेज भी करते हो, राइट? सो विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी द फर्म, आपको ये जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने का जो बेनिफिट मिलता है दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो भी आपको मिलता है, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली आपकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स की, अगर आप कम बनाओगे तो आपका अल्टीमेटली कॉस्ट ही बढ़ेगा ना, राइट? बट जब आप अप टू द फुल कैपेसिटी अपने मशीन्स को, अपने इक्विपमेंट्स को यूज करोगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, राइट? तो बेसिकली आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द फर्म्स की वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थर्ड इज योर बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, सी हमें पता है कि किसी भी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, ठीक है, इससे क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस करने से क्या होता है, हमारी कंट्री का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है? स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो
वहाँ पे जो भी फर्म्स होती है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है। अभी हमने देखा कि कैसे आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस करने से जो फर्म्स की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होती है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो इससे जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज में जो फर्म्स होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, राइट, जिससे अल्टीमेटली आप अपनी कंट्री के गुड्स को बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, राइट। तो जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपकी जीडीपी भी इंक्रीज करेगी ना। आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो मीन्स आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई, जिससे आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, राइट। तो बेसिकली आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, राइट, तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपके पास जो भी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको आप फुल यूटिलाइज करते हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो सारा। जब आप इंक्रीज प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जीडीपी इंक्रीज हो गई, जीडीपी इंक्रीज हुई तो अल्टीमेटली आपकी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, लोगों को इनकम आ रही है, लोग कमा रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड हो रहा है, आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट अप करता है, राइट। तो ये जो आपका बेनिफिट है बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इंटरनेशनल बिजनेस का बेनिफिट है जो एक नेशन को होता है इंटरनेशनल बिजनेस करने से, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्टअप होती है और इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है, राइट। तो यहाँ पे दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू फर्म्स, दिस इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया, लेकिन हम लास्ट ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है वे आउट फ्रॉम इंटेंस कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट। अब इसका क्या मतलब हुआ, सी हमें पता है कि किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे फर्म्स हैं जो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक मार्केट में। तो जस्ट टू compete in that intense competition, just to compete that competition in domestic market, इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि फर्म्स अपने आप को ग्रो कर पाए, अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर पाए फॉरेन मार्केट में। मतलब कि अगर आप सपोज कि आप कोई गुड्स बना रहे हो, ठीक है, अब डोमेस्टिक मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं कि आपके गुड्स की उतनी डिमांड नहीं हो पा रही है, तो इन दैट केस आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, राइट। इससे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा, प्लस आप उस इंटेंस कंपटीशन से खुद को डाइवर्ट करके कहीं और भी एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एक बेनिफिट जो आपको देता है इंटरनेशनल बिजनेस फर्म्स को, कि वो डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन से खुद को अलग करके अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो और एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट दैट इंटरनेशनल बिजनेस गिव्स टू फर्म्स। क्लियर। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 था वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस का बेनिफिट नहीं था जो फर्म्स को मिलता है, इट वाज द बेनिफिट जो इंटरनेशनल बिजनेस देता है नेशन को। क्लियर, ओके।